प्रिय मित्रों, हर घर पाठशाला में मैं आपका दोस्त दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली से कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड से बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित लेख ज्योतिबा फुले से महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के साथ उपस्थित हुआ हूं। सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखित जीवनी ज्योतिबा फुले से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे और सुधा अरोड़ा के जीवन चरित्र के बारे में हम पिछली कक्षा में काफी विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखित महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी के ऊपर हम विस्तृत बात जो है वो पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले पाठ से संबंधित पहला गद्यांश जो व्याख्या के लिए ले रहे हैं वह इस प्रकार है। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्य को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव अर्थात ब्राह्मण शर्मा गए। तो जब हम इस गद्यांश की व्याख्या करनी है तो मूलभूत बातों पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इस गद्यांश को हम 1-2 बार पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस संदर्भ में बात की गई है, यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है, इस गद्यांश में क्या बात की गई है। जब ये सारी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी तो हम इससे सबसे पहले हम इसका प्रसंग बनाने का प्रयास करेंगे। गद्यांश को पढ़ने के उपरांत जो सबसे पहला कार्य हमने करना है वो है प्रसंग लिखने का। तो इस गद्यांश का प्रसंग कुछ इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित लेख ज्योतिबा फुले से लिया गया है, जिस लेख की रचना आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा ने की है। इस लेख में सुधा जी हमें बताती हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने कौन कौन से महान कार्य किए हैं तथा हमारे इतिहास में उन्हें कौन सा स्थान दिया गया है। इस पर विचार करते हुए लेखिका कहती हैं कि अब हम व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या कुछ इस तरह रहेगी। लेखिका कहती है कि यदि हम सामाजिक विकास और सुधार के लिए काम करने वाले लोगों के इतिहास में दर्ज प्रमुख 5 समाज सुधारकों का नाम लें तो उनमें ज्योतिबा फुले का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। लेखिका कहती है कि जिन लोगों ने आधुनिक भारत के 5 महान समाज सुधारकों की सूची बनाई है उन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम उस सूची में नहीं रखा, जो कि हमारी आशा के अनुरूप ही है, क्योंकि जिन लोगों ने यह सूची बनाई है वह सब लोग समाज के उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले थे। वह उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिबा फुले ऐसी शिक्षा और समाज सुधार के समर्थक नहीं थे जो समाज में ब्राह्मणों को विशेष अधिकारों को देने की बात करता हो। उच्च वर्ण की ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। इस वर्ग द्वारा चलाई जा रही उच्च शिक्षा पद्धति का भी विरोध उन्होंने किया, जो कि पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता का पोषण करती हो।
इसी वजह से वे लोग महात्मा फुले से नाराज थे और उन्हें एक समाज सुधारक नहीं मानते थे। फुले और उनके सत्य शोधक समाज द्वारा तैयार किया गया साहित्य बहुत ही क्रांतिकारी था। ब्राह्मणों ने उनके विचारों को पढ़कर कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई है। फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई। भूदेव शर्मा गए। फुले जी के कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चाई सामने आने पर वेदों का रहस्य मिट गया। शूद्र भी शिक्षित होने लगे तथा अपने को पृथ्वी पर देवता मानने वाले ब्राह्मण लज्जित हो गए। ब्राह्मणों के लज्जित होने का कारण यह है कि उनके द्वारा फैलाया भ्रमजाल नष्ट हो गया। उन्होंने शूद्रों को विद्या से वंचित रखा था। यह बात भी गलत सिद्ध हो चुकी थी। इस गद्यांश का विशेष कुछ इस तरह से बनेगा। उच्च वर्ण के प्रतिनिधियों द्वारा ज्योतिबा फुले की उपेक्षा का वर्णन किया गया है। पुरोहितवादी व्यवस्था के विरुद्ध ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल बोलचाल की है, जिसमें तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्दों का मिश्रण है। शैली वर्णनात्मक है। फुले निम्न वर्ग की दुर्दशा के लिए पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता को दोषी ठहराते हैं। अब हम व्याख्या करने के इस तरीके को एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में सांठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो ये गद्यांश है। इस गद्यांश को हम अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इसका हम प्रसंग बनाएंगे। इस गद्यांश का प्रसंग कुछ इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित एवं आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा रचित लेख ज्योतिबा फुले से लिया गया है। इस लेख में लेखिका ने ज्योतिबा फुले दंपत्ति के सुधारवादी विचारों और कार्यों के बारे में हमें अवगत करवाया है। इस गद्यांश की व्याख्या कुछ इस प्रकार बन सकती है। लेखिका कहती हैं कि ज्योतिबा फुले का विचार था कि समाज में व्याप्त वर्ण, जाति और वर्ग आदि का भेदभाव ही शोषण का मुख्य कारण है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव दलित व स्त्रियों के शोषण में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनका मत था कि शासक वर्ग और ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलने वाली धार्मिक सत्ता आपस में मिलकर अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। वह सामाजिक व्यवस्था का उपयोग अपने हित में करते हैं। इसलिए दलितों और स्त्रियों को इस शोषणकारी व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। शोषण से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी उन्हें अपने अधिकार मिल सकते हैं। जागरूक होकर ही वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। इस गद्यांश का विशेष कुछ इस प्रकार रहेगा। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को शोषण का मुख्य कारण बताया है। भाषा तत्सम शब्द प्रधान है, शैली वर्णनात्मक है। तो प्रिय बच्चों, ये थी किसी भी गद्यांश का प्रसंग, व्याख्या और विशेष। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न जो है वो 5 अंक का रहता है। तो 85 नंबर का पेपर जब हम पूरा करते हैं तो हमें
प्रत्येक मिनट में कितना काम हमें करना चाहिए, लिखने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, इस बात पर भी ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि व्याख्या में, विशेष में और प्रसंग में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हम पूरा पेपर जो है वो तय सीमा के अंदर ही पूरा भी कर सकें। हमने यहाँ पर ज्योतिबा फुले से संबंधित 2 गद्यांशों की व्याख्या करके देख ली और इसके बाद हम कार्यपत्र के माध्यम से कम 2-3 गद्यांशों की व्याख्या का अभ्यास हम स्वयं करेंगे। जब हम अभ्यास करेंगे तभी हमारी इस प्रश्न को हल करने में मजबूत पकड़ होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।